जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू पाठशाला पर। आज की हमारी क्लास अनुच्छेद 53 पे होगी। आज हम इसे डिकोड करेंगे। इससे पीछे वाली क्लास हमारी अनुच्छेद 52 की थी, जिसमें क्या था कि भारत संघ के लिए एक प्रेसिडेंट होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या है, यही है, ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनके काम के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 53 में। तो आज की हमारी क्लास जो है अनुच्छेद 53 है, वो स्पेशल वनडे एग्ज़ाम स्पेशल है। आज की हम क्लास में अनुच्छेद 53 के उन सभी फैक्ट्स और डायरेक्ट हिट होने वाले सवालों पर को कवर करेंगे जो सरकारी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए तो हम चालू करते हैं। कार्यपालिका शक्ति भाग 1, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। और भाग फर्स्ट है कार्यपालिका शक्ति और अधीनस्थ अधिकारी। यानी अनुच्छेद 53 में है क्या? अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रेसिडेंट में निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी भारतीय संघ का कोई भी कानून हो, कोई नियम हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। यानी राष्ट्रपति का सिग्नेचर हर एक पेज पे होगा। तो इसी भाग फर्स्ट में इसी को कवर हम कर रहे हैं कि कार्यपालिका शक्ति और अधीनस्थ अधिकारी। अनुच्छेद 53(1) के सीधे जो वनडे एग्जाम में प्रमुख नियम हैं, छपने वाले हैं, वो हम आगे समझते हैं। अनुच्छेद 53(1) कार्यपालिका शक्ति का वास, यानी प्रेसिडेंट में कार्यपालिका शक्ति संघ की निहित होती है। इसी के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संघ यानी सेंटर की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अपने आप, खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ही सवाल उठता है कि अधीनस्थ अधिकारी कौन है? तो अधीनस्थ अधिकारी का अर्थ है कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट हमारा जो है, अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई काम करता है। सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि प्रेसिडेंट चेहरा है तो दिमाग मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर है। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए स्कूल के प्रिंसिपल सर के। जैसा कि आपके स्कूल के सारे नियम, छुट्टियों के नियम जो भी हो, प्रिंसिपल साहब बनाते हैं। ओके, इन्हीं के नाम पे जारी होता है, लेकिन सभी टीचर भी उसमें अपना रोल अदा करते हैं। फैसला राष्ट्रपति जी के नाम से होता है, जैसा हमारे देश के लिए। तो स्कूल का जो फैसला है वो प्रिंसिपल सर। हाँ, तो देखते हैं हम। वास्तविक शक्ति बना नाम मात्र शक्ति, यानी नाम मात्र प्रमुख। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है ना, वो नाम मात्र का ही प्रमुख है। और वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल। वास्तविक शक्ति पीएम और उनकी काउंसिल के हाथों में होती है। वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह शासन नहीं करता। उसे कैबिनेट की सलाह माननी पड़ती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके घर में आपके दादा दादी जी होते हैं, उसी तरह हमारे देश के लिए दादा दादी जी का काम प्रेसिडेंट करते हैं। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जिसके पास देश चलाने की असली कार्यकारी शक्ति होती है, जैसे आपके घर में आपके पिताजी। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री पीएम के हाथों में होती है, क्योंकि हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाई है। इसीलिए पूरी कार्यकारी जो शक्ति है, वास्तविक शक्ति, वो प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। और हमारे राष्ट्रपति साहब जो है दादा दादी जी के रोल में होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। हर कानून, हर रूल में उनका सिग्नेचर अनिवार्य रूप से लगाया जाता है।
एक मामला है राम जवाय कपूर केस 1955। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने ब्रिटिश संसद की संसदीय प्रणाली लागू की है तो असली शक्ति मंत्रियों के हाथों में ही सुरक्षित है। यानी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख तो है प्रेसिडेंट, बट वास्तविक शक्ति उनके हाथों में नहीं है। भाग 2, तीनों सेनाओं की कमान और संसद का रोल। संसद का रोल है आपका आर्टिकल 53 के तीसरे पार्ट में है, और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख का मुद्दा है ये आपका अनुच्छेद 53 के 2 भाग में है। यहाँ से सवाल बनते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 53(2). अनुच्छेद 53(2) में क्या कहा गया कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है हमारी तीनों सेना के जो है प्रमुख होते हैं, मेन सुपर बॉस होते हैं। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण यानी सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी ये नाम मात्र के ही हैं, यहाँ भी ये नाम मात्र के हैं। यहाँ भी वास्तविक शक्ति हमारी जो है आप कह सकते हैं संसद के पास है। यहाँ भी राष्ट्रपति जो है जल थल वायुसेना के सबसे बड़े प्रमुख हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही ये अपना आदेश करते हैं। यानी राष्ट्रपति खुद सीधे युद्ध घोषित नहीं कर सकते या शांति नहीं कर सकते, इनको संसद राय देती है तो वो काम करते हैं। अनुच्छेद 53 का 3, इससे क्या आपको समझ में आता है? संसद की संप्रभुता, यानी इससे सीधा पता लगता है आपको कि प्रेसिडेंट नाम मात्र का ही है और मेन हमारी संसद ही है। इसमें भी 2 आर्टिकल आपके हैं, 53(3) के क्लास ए है और एक क्लास बी है। तो अनुच्छेद 53(3) के क्लास ए में क्या है? शक्तियों का संरक्षण है, और अनुच्छेद 53(3) के क्लास बी में क्या है? कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति संसद के पास ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 53(3) ए में इस अनुच्छेद की कोई बात किसी राज्य सरकार या अन्य स्थानीय सरकारी अथॉरिटी को दिए गए कानूनी अधिकारों या शक्तियों को राष्ट्रपति को हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र करने वाली नहीं मानी जाएगी। सरल अर्थों में यहाँ देखिए, राष्ट्रपति मनमाने ढंग से राज्यों या जिलों के स्थानीय प्रशासनिक अधिकार स्वयं नहीं छीन सकते। अब आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट साहब यहाँ भी नाम मात्र के हैं, स्वयं नहीं कर सकते जब तक कि संसद इन्वॉल्व ना हो। अब अनुच्छेद 53(3) का भी देखते हैं, कानून बनाने की ताकत। भारतीय संसद को यह पूरा अधिकार होगा कि वह राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी या संस्था या अधिकारी को कानून बनाकर कोई कार्यकारी शक्ति या जिम्मेदारी दे सकती है, सौंप सकती है। विशेष तथ्य क्या है? यह उपअनुच्छेद कार्यपालिका पर संसद के विधायी प्रभुत्व को मजबूत बनाता है। यानी आपको हर जगह यही महसूस होगा कि प्रेसिडेंट साहब जो है नाम मात्र के ही हैं और पावरफुल बॉडी हमारी पार्लियामेंट ही है, क्योंकि हमने ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली भारत में अपनाई है। यहाँ 1 लाइनर परीक्षा संजीवनी है, थोड़ा सा अनुच्छेद 53 से रिलेटेड सरसरी नज़र से देख लेते हैं। अनुच्छेद 53(1) में क्या है? कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में वास, यानी राष्ट्रपति में निहित होना। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में ये कहा गया है? अनुच्छेद 53(1) में। अधीनस्थ अधिकारी कौन होता है? आपको बताया ही गया है, प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं? तो यही अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करते हैं। अनुच्छेद 53(2) में क्या है? इस सर्वोच्च सेनापति हैं, हमारी थल सेना, वायु सेना, जल सेना के सुप्रीम कमांडर हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नियंत्रण किस अनुच्छेद में दिया गया है भैया? तो आपके पास अनुच्छेद 53(2) है।
अनुच्छेद 53(3) के क्लॉज बी में क्या है? संसद किसी और को भी शक्ति दे सकती है। क्या संसद अन्य प्राधिकारियों को नियमतः शक्ति दे सकती है? आपका उत्तर होना चाहिए यस बॉस, दे सकती है। आई होप को आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू बेस्ड। पहला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 में मैंने क्या बताया था कि भारत संघ का एक प्रेसिडेंट होगा। ओके, ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, इसको बताएंगे। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 53(1) में उल्लिखित अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन आते हैं? आपको बताया गया है पीछे कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान यानी सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति किस उप अनुच्छेद के तहत निहित है? तो आपको बताया गया किस में है? अनुच्छेद 53(2) में ये सुप्रीम कमांडर हैं हमारी सेना के। क्वेश्चन नंबर 4, संसदीय शासन प्रणाली लागू के कारण भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? क्वेश्चन है ये कि संसदीय शासन प्रणाली लागू होने के नाते हमारे यहाँ जो है वास्तविक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति तो है नहीं, ये तो नाम मात्र के हैं, भारत के प्रधानमंत्री। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या संसद राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य सरकारी अधिकारी को कानून बनाकर कार्यकारी शक्ति सौंप सकती है? जी हाँ, मैंने आपको बताया था, पहला ही ऑप्शन है हाँ, अनुच्छेद 53(3) के क्लॉज बी में इसके बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति मिलिट्री पावर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? ऑप्शन आपके सामने है। वे बिना संसद की अनुमति के युद्ध घोषित कर सकते हैं। ना, ऐसा नहीं। उनका सैन्य नियंत्रण संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा। राइट आंसर है। तो ठीक है बच्चों, ये आपका जो 6 एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो गया, टॉपिक भी हो गया, एमसीक्यू भी हो गया। ठीक है, हमने अनुच्छेद 52 को, अनुच्छेद 53 को एकदम अच्छी तरीके से डिकोड कर दिया है और इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करा दिया गया है। बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अभी जुड़ें, पढ़ाई को मज़ेदार बनाएं, आसान और विजुअल। संवैधानिक प्रावधानों और उन्मुख नोट सबसे मज़ेदार कहानियों से सीखने के लिए हमारे पांड्य पाठशाला चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की क्लास से ही ख़त्म होती है। तब तक के लिए जय हिंद।